वेल गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आपने इनफाइनाइट सीरीज़ का जो पहला लेक्चर था वो डेफिनेटली देखा होगा, जिसमें हमने एक ब्रीफ इंट्रो दिया था सीरीज़ का कि सीरीज़ होती क्या है एंड व्हाट डू वी मीन बाय कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, हाउ डू वी फाइंड वेदर द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट बाय यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स। फिर हमने एक बिहेवियर भी पढ़ा अपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कि आर की अलग अलग वैल्यूज़ पर वो कैसे बिहेव करती है। तो आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आज पहले नज़र डाल लेते हैं कि हमने कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। हालांकि हमारा सफ़र बहुत छोटा सा रहा है, क्योंकि हमें अपना चैनल शुरू किए हुए कुछ ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है, 1 महीने से भी कम का समय हुआ है। तो देखते हैं उस सफ़र में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और अभी कितना पढ़ना बाकी है एज़ फार एज़ रियल एनालिसिस सिलेबस इज़ कंसर्न। तो ये आपके सामने जो सिलेबस है दैट इज़ यूपीएससी सिलेबस ऑफ रियल एनालिसिस। अभी हम देखें कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जो कवर किया है वो क्या क्या कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड सीक्वेंसेस एंड लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस इन डिटेल। ये हमने, हालांकि देखिए बहुत थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें 8-9 वीडियोस लगे हैं पूरे, और थ्योरी काफ़ी सारी है, लिखने में शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन ये गागर में सागर है। उसी तरीके से जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो होगा अगले कुछ वीडियोस में, जो हम कवर करेंगे वो होगा सीरीज़ कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स टर्म्स, और फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़। दैट इज़ व्हाट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। तो आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ रहे हैं। वो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, इफ़ यू कैन नॉट डू इट इन यार्ड्स देन डू इट इन इंचेस। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ दिनों में हम ये पूरा रियल एनालिसिस का सिलेबस धीरे धीरे करके कवर कर पाएंगे। तो ये है सिलेबस। आप देख रहे हैं चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। ये तो हमें पहले से ही मालूम है कि मैथमेटिक्स एज़ फार एज सिलेबस फॉर यूपीएससी इज़ कंसर्न इट इज़ वेरी 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 वाइड। तो हमें धीरे धीरे करके बिना हिम्मत खोए लगातार डिसिप्लिन्ड वे में चलते जाना है, मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो हम आज टेस्ट पढ़ने वाले हैं, उस श्रृंखला में सबसे पहला जो हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द nth टर्म टेस्ट। मैं इसे कन्वर्जेंस से ज़्यादा डाइवर्जेंस टेस्ट कहूँगा, क्योंकि ये पहले ज़रा टेस्ट का स्टेटमेंट देख लें, फिर ये बात समझ में आएगी। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है जो कन्वर्जेंट है, तो किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज़ का जो nth टर्म है वो कहाँ जाना चाहिए? ज़ीरो। दैट इज़ व्हाट दिस टेस्ट क्लेम्स, कि किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज़ का nth टर्म हमेशा ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। और ये समझना कुछ खास मुश्किल नहीं है, बिकॉज से समेशन यू एन इज़ कन्वर्जेंट। मान लेते हैं ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स that is Sn is convergent से this Sn tends to से L, ये L को टेंड करती है। then what was Sn? Sn is the nth partial sum and it was defined as u1 plus u2 plus 1 up to un. And what is Sn minus 1? It is u1 plus u2 plus 1 up to un minus 1. तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू un। ये आ गया रिलेशन। तो अगर मैं दोनों साइड पर लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ un, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn माइनस वन, and that will be nothing but L minus L, that is 0. So from here un is convergent implies that un nth term tends to 0. तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट बात प्रूव हो गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, un tends to 0 does not imply that this series is convergent. This series is convergent. This does not imply un is convergent. इसका कारण है, हमने एक वीडियो हार्मोनिक सीरीज़ के ऊपर डाला था, उम्मीद है आपने देखा होगा। आप इस चैनल को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते रहें।
थोड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो आपको याद होगा, हम अगर एक सीरीज़ ले लें यू एन, मान लीजिए हम एक सीरीज़ ले लेते हैं 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन, ये एक सीरीज़ ले लेते हैं। तो ये जो सीरीज़ है हमारे पास, आपको याद होगा ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़। हालांकि इसका nth टर्म किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है, लेकिन ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट। क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसमें लिमिट n टेंडिंग टू, दिख समझ में आ गया होगा वो तो, जो मैंने लिखा बस लिख देता हूँ कि भाई ये 0 जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं हार्मोनिक सीरीज़ जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से समेशन 1/n⁻p डाइवर्जेस फॉर p greater than 1, p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वो डाइवर्ज करती, तो p = 1 पर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि nth टर्म 0 होने का मतलब ये नहीं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो nth टर्म डेफिनेटली 0 जाना चाहिए। So that is a beautiful test in order to verify whether a given series is divergent or not. आपको कोई भी सीरीज़ दे रखी है, आप सबसे पहला काम उसका nth टर्म का लिमिट निकाल के देखो। अगर nth टर्म का लिमिट 0 आ जाता है तो हाँ, तो डेफिनेट सी बात है कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर उसका नॉन ज़ीरो लिमिट आ जाए तो पक्का फिर वो कन्वर्जेंट होगी ही नहीं, वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो nth टर्म टेस्ट इस तरह से मैं कहता हूँ ये कन्वर्जेंस का नहीं बल्कि डाइवर्जेंस का टेस्ट है, क्योंकि अगर लिमिट 0 आती है तो उसके बेसिस पर हम कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट भी हो सकती है सीरीज़ और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर नॉन ज़ीरो आ जाए देन यू कैन श्योरली से दैट द सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। किसी भी पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज़ होती है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल सम होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है वेयर un is greater than 0 for all n belonging to natural number, then आप समझ सकते हैं कि जो Sn-1 होगा वो होगा u1 + u2 + 1 up to un-1, और Sn जो होगा वो क्या होगा, वो u1 + u2 + 1 up to un-1 + un। अब आप देखें ये इतना पार्ट तो क्या आ गया, ये तो Sn-1 ही आ गया, और उसमें और चीज़ क्या जुड़ रही है, un। तो डेफिनेट सी बात है Sn जो हो गया वो हो गया Sn-1 + un, लेकिन un एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब ये इसमें जुड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई Sn विल बी ग्रेटर दैन Sn-1। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कैसी होगी, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगी। और जब वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगी, दिस इम्प्लाइज Sn इज़ कन्वर्जेंट, या तो ये कन्वर्जेंट होगी प्रोवाइडेड ये बाउंडेड अबव हो, या फिर क्या होगी, और डाइवर्जेंट, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी। तो ध्यान रखें, जितनी भी पॉजिटिव टर्म की जो सीक्वेंस है, सीरीज़ है, वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगी। दूसरी बात, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। देखिए मैं पिछली वीडियो से रिलेट कर रहा हूँ, सीक्वेंस का हमने पढ़ा था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसीलिए जो सेकेंड पॉइंट है, विच इट सेज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स to be convergent is that the sequence of its partial sum should be bounded above। क्योंकि अगर ये जो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, ये बाउंडेड अबव है तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग तो पहले ही है, और अगर ये बाउंडेड अबव भी हो जाए तो वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इट विल बी कन्वर्जेंट। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि इफ़ Sn that is sequence of partial sum is bounded above, then this implies and implies by what, summation un is convergent, that is series un is convergent। तो ध्यान रखें ये बात। तो ये बात हो गई हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ की। तो जो nth टर्म टेस्ट था वो तो हर सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ हो चाहे नेगेटिव टर्म की सीरीज़ हो।
और जो अभी हमने ये 2 पॉइंट पढ़े वो पॉइंट किसके लिए थे, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए। अब आते हैं अगले टेस्ट पर जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो लेट अस सी व्हाट डज दिस टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट। तो लेट un and summation bn be two series of positive terms. देन देखिए इस टेस्ट के हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, मेनली तो हम सेकंड फॉर्म ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मैं पहले आपको सेकंड फॉर्म ही बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म भी पढ़ सकते हैं वैसे तो वो। देन इफ़, तो पहली बात, इफ़ लिमिट n tending to infinity un by vn equal to L, which is not equal to 0, then un and vn converge और डाइवर्ज टुगेदर। कहने का मतलब क्या है, अगर un अपॉन vn करके इनकी nth टर्म्स का रेशियो लेकर आपके पास एक लिमिट आ जाए l जो कि 0 ना हो, तो अगर ये 0 नहीं है तो आप बिल्कुल बेधड़क कह सकते हैं कि un और vn या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या फिर दोनों डाइवर्ज करेंगी एक साथ। यानी अगर un कन्वर्जेंट है तो vn भी कन्वर्जेंट होगी, अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगी, और इसी तरीके से अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी, un डाइवर्जेंट है तो vn भी डाइवर्जेंट होगी। यानी साथ जिएंगे साथ मरे वाली बात है, साथ मरेंगे वाली बात है। दोनों या तो एक साथ ही कन्वर्ज करेंगी या फिर दोनों एक साथ ही डाइवर्ज करेंगी, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो अब देखिए इस टेस्ट में अभी हमने हार्मोनिक सीरीज़ वाला वीडियो देखा। हार्मोनिक सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि हम जानते हैं हर हार्मोनिक सीरीज़ p ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होती है। तो मान लीजिए हम vn को ले लें अपनी हार्मोनिक सीरीज़ और उसकी un की nth टर्म और vn की जो हमारी हार्मोनिक सीरीज़ है उसकी nth टर्म 1/n⁻p, इन दोनों का रेशियो अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगी। और इसमें चालाकी क्या हुई कि जब हमने हार्मोनिक सीरीज़ को vn के रूप में यूज़ किया तो हम उसकी कन्वर्जेंस की नेचर तो जानते हैं, तो उसके बेसिस पर हम un की कन्वर्जेंस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये टेस्ट समझ में आया क्या है कि un और vn दो सीरीज़ हैं, दोनों के nth टर्म्स का रेशियो नॉन ज़ीरो आ जाए तो दोनों संग जिएंगी संग मरेंगी। सेकेंड, if limit n tending to infinity un by vn, मान लीजिए ये इन्फिनिटी आ जाए, देन if vn is divergent then un is also divergent। तब क्या होगा, un भी डाइवर्जेंट, then un is also divergent। और इसी तरीके से थर्ड पॉइंट, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un by vn is equal to 0, then if limit if vn is convergent, vn कैसा हो, कन्वर्जेंट हो, and it implies un is also convergent। So that is it. So that is the comparison test। तो कंपैरिजन टेस्ट में कुछ खास मुश्किल नहीं है, आपको दो सीरीज़ उनके nth टर्म्स का रेशियो निकाल लो, नॉन ज़ीरो आ गई तो लॉटरी लग गई, un और vn दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। अगर मान लीजिए ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाए
तो अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ध्यान रखें। और अगर यू एन अपॉन वी एन ज़ीरो है तो अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। फिर से समझ गए ना ये बात आप, कि अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वी एन डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट होगी, लेकिन अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी तरीके से यहाँ पर अगर यू एन अपॉन वी एन ज़ीरो है और वी एन इज़ डाइवर्जेंट, देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट यू एन, बट if u vn is convergent then un will also be convergent. That is what we have. So that is the comparison test. तो ध्यान रखें कंपैरिजन टेस्ट। फिर आता है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस टेस्ट से। इस टेस्ट में आपको दूसरी किसी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी सीरीज़ को देखकर आप बता सकते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। लेट यू एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो ध्यान रखें पिछली वाली में भी जो सीरीज़ थी वो सब पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ थी। पॉजिटिव टर्म्स, लेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, मान लीजिए l है, देन पहला पॉइंट, अगर l ग्रेटर देन वन है इम्प्लाइज दैट सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट। और अगर l 0 और 1 के बीच में है एंड दिस इम्प्लाइज सीरीज इज डाइवर्जेंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर l 1 हो जाए देन द टेस्ट फेल्स, तब टेस्ट फेल हो जाता है। यानी अब ये टेस्ट आपको कुछ नहीं बता पाएगा कि गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अब इसके बस के बाहर की बात हो गई। तो अगर l एक से बड़ा है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर l 0 से 1 के बीच में है तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। और अगर l 1 है तो फिर ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। देन दिस टेस्ट बिकम्स इनकॉन्क्लूसिव, यानी हमें फिर कुछ और टेस्ट लगाना पड़ेगा ये फाइंड करने के लिए वेदर द गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि l इक्वल टू 1 में टेस्ट फेल क्यों हो जाता है। देखें, से एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी के लिए एक, से कंसिडर समेशन 1 अपॉन n। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस केस में यू एन कितना हो गया, यू एन हो गया 1 बाय एन, एंड व्हाट इज़ यू एन प्लस वन, इट इज़ 1 अपॉन एन प्लस वन। तो अगर आप यू एन अपॉन एन प्लस वन का लिमिट फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी एन प्लस वन, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग आउट द लिमिट ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस वन। तो ये जो लिमिट आ रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बी एन प्लस वन अपॉन एन। तो गौर से देखें ये लिमिट वन है, बट हम जानते हैं कि समेशन 1 अपॉन एन कैसी होगी, इस डाइवर्जेंट। हार्मोनिक सीरीज में पढ़ा था हमने, ये डाइवर्जेंट है। तो नाउ अब एक और सीरीज़ देखें, नाउ कंसिडर एक सीरीज़ देखते हैं समेशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। आप जानते हो ये हार्मोनिक सीरीज़ है विद पी वैल्यू 2 और ये कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दिस एम्प्लाइज जो यू एन है वो है 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर हम फिर से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन का होल स्क्वायर upon n square, and that is coming out to be 1. But summation of 1 upon n square ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो आप देख रहे हैं कि अगर लिमिट 1 आती है तो उस केस में आप कुछ नहीं कह सकते, सीरीज़ डाइवर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज़ कन्वर्जेंट भी हो सकती है, इसलिए ये टेस्ट क्या हो जाता है, इनकॉन्क्लूसिव हो जाता है। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है, क्योंकि कई बार हमें वो सीरीज़ उस फॉर्मेट, हम कंपैरिजन टेस्ट में वो दूसरी सीरीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे आराम से। और मैक्सिमम टाइम्स जब हम दूसरी सीरीज़ कंपैरिजन टेस्ट में ढूंढेंगे तो ध्यान रखें वो कौन सी सीरीज़ होगी, हार्मोनिक सीरीज़ होगी। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हमें कोई दूसरी सीरीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी के एन और एन एफ प्लस वन टर्म का रेशियो ले लेंगे। और अगर एल ग्रेटर दैन वन तो कन्वर्जेंट, 0 से 1 डाइवर्जेंट, एल इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स। तो ध्यान रखें। बल्कि हम यहाँ ये कह देते हैं कि एल अगर 0 से
1 के बीच में कहा ना, L बस 0 लेस देन 0 भी हो जाए तब भी ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बस L 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर L 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, L 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, L 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और, L कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो है और उसकी जो लिमिट है कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। तो अगर L 0 भी हो जाता है तब भी वो सीरीज़ डाइवर्जेंट ही हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। अगला जो टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो अक्सर हम तब लगाते हैं जब हमारे पास जो nth टर्म है वो किसी पावर की फॉर्मेट में दे रखी हो, जैसे n की पावर n, ऐसी कुछ सीरीज़ हमें दे रखी हो, यानी जहाँ हर टर्म में पावर में कुछ लगा हो, nth टर्म में पावर n लगी हो, देयर वी विल यूज़ कॉशी रूट टेस्ट। लेट अस सी व्हाट डज इट से। लेट समेशन un be a series of positive term and let limit un tend to the power 1 by n tending to infinity equal to L, then a, पहला बात, L अगर आपके पास 1 से कम है, दिस इम्प्लाइज समेशन un इज़ कन्वर्जेंट। इसमें उल्टा है, देखिए, a 1 से कम है तो कन्वर्जेंट होगी। b अगर L 1 से बड़ा है then summation un is divergent। एंड c अगर L 1 है तो यहाँ पर टेस्ट फेल्स। फिर से यहाँ टेस्ट फेल हो जाएगा अगर L 1 है। और देखिए कि आई होप ये क्लियर हो गया होगा जो ये तीन कंडीशंस हैं। तो हम यहाँ पर भी L इक्वल टू 1 वाला केस फिर से देख लेते हैं, ये कि टेस्ट फेल क्यों होता है। एग्जाम्पल देखें, फिर से हम अपनी वही हार्मोनिक सीरीज़ लेते हैं। तो un है हमारे पास 1 बाय n। तो अगर मैं un की पावर 1 बाय n की लिमिट फाइंड आउट करूं तो दैट इज़ un टू द पावर 1 बाय n। तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर 1 बाय n। एक चीज़ ध्यान रखें, n टू द पावर 1 बाय n हमेशा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इट टेंड्स टू 1, तो दिस लिमिट विल बी 1। क्यों बन जाता है वो भी देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाय n इज़ l, तो दोनों साइड पर लॉग ले लेते हैं। तो ln ऑफ l इज़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln ऑफ n अपॉन n। अब आप इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, ये मानते हुए कि, तो लॉपिटल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय n और नीचे 1, दिस विल बी 0, सो l विल बी 1। तो ध्यान रखें कि ये वैल्यू 1 होती है। तो दिस टेंड्स टू 1, बट आप देख सकते हैं समेशन 1 अपॉन n कैसा है, डाइवर्जेंट है। फिर दूसरा एग्जांपल कंसिडर, फिर से वही एग्जांपल जो हमने ऊपर कंसिडर किया था, समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से un है 1 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ un टू द पावर 1 बाय n फाइंड आउट करें तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर टू द पावर 1 बाय n, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अगेन, क्योंकि ये n की पावर 1 बाय n का स्क्वायर आ जाएगा तो ये 1 आ गया। तो इस केस में बट समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो इसलिए जब L 1 आएगा तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, दिस टेस्ट विल फेल। अब यहाँ एक चीज़ और, डीएलम्बर्ट टेस्ट से ज़्यादा जनरल है कॉशी रूट टेस्ट। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि कॉशी रूट टेस्ट इज़ मोर जनरल, is more general as compared to D'Alembert रेशियो टेस्ट। ऐसा क्यों? आपको याद होगा हमने कॉशी सेकंड जो थ्योरम पढ़ी थी, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन सीक्वेंसेस, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी
कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n। ये पढ़ा था हमने, दैट इज़ व्हाट वी डिड। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट। इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन दिस लिमिट एंड दिस लिमिट आर सेम। लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये लिमिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या था, an/an+1 की लिमिट की बात करते हैं। तो अगर an/an+1 की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो उस केस में an टू द पावर 1/n की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, यानी जब भी डीलम्बर्ट टेस्ट एप्लीकेबल होगा तब कॉशी रूट टेस्ट तो अपने आप एप्लीकेबल होगा ही होगा। दिस विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। और जब ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि कई बार ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन फिर भी ये लिमिट क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। आई होप ये क्लियर हो गया कि अगर ये लिमिट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये लिमिट फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है। देयरफॉर Cauchy root test has a wider applicability as compared to D'Alembert's ratio test। तो आप पाएंगे कहीं जगह जहाँ D'Alembert रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता, वहाँ Cauchy रूट टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ है जिसका nth टर्म हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ 2 to the power -n when n is odd, and it is 2 to the power -n+2 when n is even। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ un टू द पावर 1/n फाइंड करूँ तो वो उस केस में आ जाएगा, दिस विल बी 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 to the power -n to the power 1/n which will be 1/2 if n is even। मतलब ये किसके लिए किया मैंने, if n is even, अगर n कैसा हो, even हो। और इसी तरीके से अगर मैं ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर n सॉरी ऑड हो, ये ऑड के लिए था, if n is odd, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर -n+2 टू द पावर 1/n, अगर ये देखें तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 इफ़ n इज़ इवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ un टू द पावर 1/n, क्योंकि इसकी इवन टर्म, इवन नंबर टर्म और ऑड नंबर टर्म की सब सीक्वेंसेस दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं। ये हमने फिर से सीक्वेंस में पढ़ा था। तो इसके लिए इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1/2। दिस इम्प्लाइज समेशन un इज़ कन्वर्जेंट। तो ये कहाँ से आया, ये आया कॉशी रूट टेस्ट से। लेकिन अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 देखूँ तो देखो, तो अगर n ऑड है, इफ़ n इज़ ऑड और इफ़ n इज़ इवन, अगर n ऑड है तो देखें उस केस में क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 to the power -n अपॉन 2 to the power -n-1 -n प्लस, देखिए un+1 कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो un+1 इवन हो जाएगा तो कहाँ रखेंगे वैल्यू, यहाँ रखेंगे नीचे। तो 2 to the power -n-1+2। So in this case the limit will be 1/2 and if n is, ये किसके लिए किया हमने, n ऑड के लिए। और अगर n इवन हुआ तो आप समझ सकते हैं ऊपर तो आएगा 2 की पावर -n+2 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर -n-1 एंड दैट विल बी 8, n इज़ इवन। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आई। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख रहे हैं
इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि जहाँ कई बार डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, फेल मतलब उसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इनकन्क्लूसिव हो जाता है, उस केस में भी कॉशी रूट टेस्ट काम कर जाता है। तो कॉशी रूट टेस्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर, इज़ वाइडर एज़ कम्पेयर्ड टू डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो हम अगला जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो राबीज़ टेस्ट है। अब एक काम करते हैं, राबीज़ टेस्ट हम थोड़ा इसके बाद पढ़ लेंगे। हम पहले एक इलस्ट्रेशन करते हैं जो आईएस के टेस्ट आईएस में ऑलरेडी आ चुकी है। तो लेट अस डू दिस फर्स्ट। तो चलिए पहले ये करते हैं। ये कब आई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2012 में ये पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कॉशी टेस्ट वहाँ लगता है जहाँ पावर में ऑलरेडी n लगा हो। तो हमारे पास यहाँ जो un है विच इज़ पाई अपॉन पाई प्लस 1 टू द पावर n और n टू द पावर 6 हम फाइंड करते हैं un टू द पावर 1/n, दैट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 1 एंड n टू द पावर 1/n की पावर 6। और अभी अभी देखिए मैंने आपको बताया था n की पावर 1/n जो होता है इट विल टेंड टू 1। तो ये 1 हो गया। तो ये आ गया आपके पास पाई अपॉन पाई प्लस 1। तो ये किससे छोटा है? 1 से छोटा है। देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखिए बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था, 12 मार्क्स के लिए था ये यूपीएससी 2012 में। तो कुछ खास मुश्किल है ही नहीं, कॉशी टेस्ट लगाया खट से हो गया। तो बस आपको टेस्ट अच्छे से मालूम होने चाहिए और उनकी कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, L लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए अब अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमने पोस्टपोन कर दिया था, दैट इज़ आर राबीज़ टेस्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट डज राबीज़ टेस्ट से। तो जो राबीज़ टेस्ट है वो हम अक्सर तब लगाते हैं जब हमारा डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट डज इट से। सो लेट समेशन un be a series of positive terms and let limit n tending to infinity n un upon un plus 1 minus 1 equal to L। मान लेते हैं लिमिट क्या है? L। then if a greater than L greater than 1 implies summation un is convergent। if L is less than 1 this implies summation un is divergent and see if L equal to 1 फिर से अगेन टेस्ट फेल्स। तो यहाँ पर ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो ध्यान रखें ये हम कब लगाएंगे? ये हम तब लगाएंगे जब हम देखेंगे कि डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इनकन्क्लूसिव हो जाता है, यानी उससे जो लिमिट आ जाती है वो 1 आ जाती है। देन वी विल यूज़ द राबीज़ टेस्ट। देन इन दैट केस राबीज़ टेस्ट में रीच टू अ कंक्लूजन। तो ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये 5 या 6 टेस्ट हमने पढ़े, 5 टेस्ट हमने कुल मिलाकर पढ़े कन्वर्जेंस के ऊपर जो बेस्ड थे। उम्मीद है ये सारे टेस्ट समझ में आए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम कुछ टेस्ट और कवर करेंगे और इन टेस्ट के ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्लीज़ आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ये 5 टेस्ट आप अच्छे से जहन में बिठा लें। तो अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ फिर वापस आएंगे, नहीं तो ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।